जो भी कैंडिडेट्स DSSB 2026 या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस टॉपिक से उनका एक भी सवाल गलत ना हो, तो आज की ये क्लास या कहें आज की ये डीप डाइव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि आज हम बाल विकास और शिक्षण विधियों को बिल्कुल बेसिक से लेकर एग्जाम लेवल तक समझने। स्लाइड 1 पर आते हैं। टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। इसमें मानव जीवन के बिल्कुल शुरुआती चरण का जिक्र है, जिसे जन्म पूर्व अवस्था या प्रीनेटल स्टेज कहा गया है। गर्भाधान से लेकर जन्म तक के इस सफर को 4 चरणों में बांटा गया है: कंसेप्शन, जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस। हाँ, और परीक्षा के भारी दबाव में अक्सर इन चरणों का सही क्रम दिमाग से निकल जाता है। वही ना, मैं भी यही सोच रही थी कि क्या इन्हें क्रमानुसार याद रखने का कोई आसान तरीका है। इसी चुनौती के लिए इस स्लाइड में एक बहुत ही प्रभावी निमोनिक दिया गया है, ZEF रूल। ZEF, हाँ। देखिए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला पर गौर करें तो Z सबसे आखिर में आता है, लेकिन मानव विकास के इस क्रम में जाइगोट सबसे पहला चरण है। अच्छा, तो Z से शुरुआत करनी है? बिल्कुल। उसके बाद आपको वर्णमाला के उल्टे क्रम में चलना है, तो E से एम्ब्रियो आएगा और फिर F से फीटस आएगा। ये एक ऐसी ट्रिक है जो क्रम में लगाए वाले सवालों को कुछ ही सेकंड में हल करवा देती है। ये ट्रिक वाकई समय बचाने वाली है। और एक और तथ्य जिसने मुझे इस पन्नों में हैरान किया, वो एक रैंक अलर्ट के रूप में दिया गया है। इसमें लिखा है कि बच्चे के कान और स्वाद कलिकाएं यानी टेस्ट बर्ड्स ये फीटस अवस्था में ही पूरी तरह बन जाती हैं। जी हाँ। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि जन्म लेने से बहुत पहले ही एक अजन्मा बच्चा ध्वनियां सुन सकता है और स्वाद महसूस कर सकता है। ये तथ्य न केवल जैविक रूप से अद्भुत हैं, बल्कि जो परीक्षा बनाने वाले हैं उनका एक पसंदीदा एरिया भी है। और इसी स्लाइड में एक संभावित प्रश्न पर भी बात की गई है, वो पहली कोशिका वाला सवाल। बिल्कुल। सवाल आता है कि शुक्राणु और अंडाणु के सफल मिलन से बनने वाली मानव जीवन की पहली एक कोशिका संरचना क्या कहलाती है? ऑप्शंस होते हैं भ्रूण, युग्मज वगैरह। आपको क्या लगता है? जो लोग सुन रहे हैं वो भी सोच सकते हैं। नोट्स के हिसाब से इसका सीधा उत्तर जाइगोट या युग्मज है। एकदम सही। यही वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जहां से हर एक इंसान की शुरुआत होती है। चलिए अब हम स्लाइड 2 पर आते हैं। टॉपिक है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे ने बच्चों के सोचने के तरीके को 4 अवस्थाओं में बांटा है: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। और इन 4 अवस्थाओं को बिना कंफ्यूजन के याद रखने के लिए जो ट्रिक दी गई है वो है SPCF। S से सेंसरी मोटर, P से प्री ऑपरेशनल, C से कॉन्क्रीट और F से फॉर्मल। लेकिन सिर्फ नाम याद रखना काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। हर चरण की मुख्य विशेषता को पहचानना जरूरी है। कीवर्ड पकड़ना बहुत अहम है। जैसे पहली अवस्था है सेंसरी मोटर, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। इसका कीवर्ड है ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व मतलब क्या ये वही है जब हम छोटे बच्चों के साथ पीकबू खेलते हैं? जब हम अपना चेहरा छिपा लेते हैं तो बहुत छोटे बच्चों को लगता है कि इंसान गायब ही हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वे चेहरा ढूंढने लगते हैं। आपने बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया है। बच्चा ये समझने लगता है कि अगर कोई खिलौना चादर के नीचे छिपा दिया गया है तो भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है। यही ऑब्जेक्ट परमानेंस है। समझ गई। अब दूसरी अवस्था देखिए, प्री ऑपरेशनल, जो 2 से 7 वर्ष तक है। इसका कीवर्ड है एनिमिज्म या जीववाद। जीववाद के बारे में नोट्स में एक बहुत ही प्यारा उदाहरण है। बच्चा कहता है, ये मेज मुझे चोट पहुंचाना चाहती है, यानी वे निर्जीव चीजों में जीवन देखने लगते हैं। हाँ, जैसे अगर बच्चा भागते हुए पत्थर से टकरा कर गिर जाए तो वो पत्थर को मारता है, ये सोचकर कि पत्थर को भी दर्द होगा। यही जीववाद है। और पियाजे के सिद्धांत में जो सबसे बड़ा रैंक अलर्ट है वो चौथी अवस्था को लेकर है ना? जी, फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था, जो 11 वर्ष और उससे ऊपर की है। परीक्षकों की एक आम चाल होती है ये पूछना कि अमूर्त सोच या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस अवस्था में शुरू होती है। अक्सर लोग इसे कॉन्क्रीट अवस्था से जोड़ देते हैं, जो एक बड़ी गलती है। तो अमूर्त सोच केवल फॉर्मल स्टेज में आती है? बिल्कुल। अमूर्त सोच के मतलब है उन विचारों या परिकल्पनाओं के बारे में सोचना जो भौतिक रूप से सामने मौजूद ही नहीं है, जैसे कि न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, या फिर कोई जटिल गणितीय समीकरण।
ये सब फॉर्मल स्टेज में आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। अब हम स्लाइड 3 पर आते हैं। फ्रॉइड का मनोलैंगिक विकास या साइकोसेक्सुअल थ्योरी। यहाँ व्यक्तित्व विकास की 5 अवस्थाएं दी गई हैं: ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल। इनके नाम थोड़े जटिल हैं। हाँ, और परीक्षा के तनाव में इनका सही क्रम भूलना बहुत आम है। इसीलिए इस स्लाइड में एक बहुत ही रचनात्मक ट्रिक है, OAPLG, यानी ओल्ड एज पेंशनर्स लव ग्रेप्स। O से ओरल, A से एनल, P से फैलिक, L से लेटेंसी और G से जेनिटल। ये ट्रिक तो आसानी से याद रह जाएगी। बिल्कुल। और अगर हम एग्जाम के नजरिए से देखें तो सवाल हमेशा विशिष्ट मील के पत्थरों से आते हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है टॉयलेट ट्रेनिंग का। टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान बच्चे के मनोविज्ञान पर पड़ने वाले प्रभाव का प्रश्न हमेशा एनल स्टेज से जुड़ा होता है, जो 1 से 3 वर्ष की अवस्था है। और नोट्स में ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का भी जिक्र है, जो माता-पिता के प्रति बच्चे के आकर्षण से जुड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। ये फैलिक स्टेज में विकसित होते हैं, जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था है। सही कहा आपने। इसके साथ ही एक शिक्षक के रूप में लेटेंसी अवस्था को समझना बहुत जरूरी है। ये 6 से 12 वर्ष का समय होता है। इस अवस्था में यौन भावनाएं सुप्त या डोमेंट हो जाती हैं ना? बिल्कुल। चूंकि बच्चे की ऊर्जा इन प्रवृत्तियों से हट जाती है, इसलिए ये वो स्वर्णिम काल होता है जब बच्चा अपना पूरा ध्यान सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स, खेल, स्कूल और दोस्तों पर लगाता है। और ध्यान रहे, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को इसी अवस्था के बच्चों को पढ़ाना होता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल कनेक्शन है। चलिए विकास की इन अवस्थाओं से आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 4 पर आते हैं। भाषा विकास। इसमें बच्चों के बोलने की प्रक्रिया को समझाया गया है। हाँ, भाषा का विकास किसी भी इंसान के लिए सबसे जादुई प्रक्रिया है। देखिए, 6 से 10 महीने का बच्चा बैबलिंग या बड़बड़ाना शुरू करता है, जैसे बाबा, दादा। और फिर 10 से 13 महीने में वो वन वर्ड या होलोफ्रेस्टिक स्टेज में आता है। जी, यहाँ एक ही शब्द पूरे वाक्य का काम करता है। जैसे बच्चे का सिर्फ पानी कहना ये स्पष्ट कर देता है कि उसे प्यास लगी है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है कि 18 से 24 महीने के बीच बच्चा 2 वर्ड स्टेज में आता है। इसी स्टेज के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, टेलीग्राफिक स्पीच। जैसे बच्चा कहता है माँ जाओ या पापा आओ। इस टेलीग्राफिक स्पीच पर एक बड़ा रैंक अलर्ट है। इसकी सबसे अहम विशेषता ये है कि इसमें केवल मीनिंग या अर्थ होता है, ग्रामर यानी व्याकरण बिल्कुल नहीं होता। बच्चा अपनी जरूरत समझा देता है, लेकिन उसमें व्याकरणिक संरचना नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे पुराने जमाने में टेलीग्राम भेजे जाते थे, कम से कम शब्दों में पूरा संदेश। बिल्कुल। और इसे याद रखने की ट्रिक है BOT। B से बैबलिंग, O से वन वर्ड और T से 2 वर्ड। इसके बाद भाषा अधिग्रहण या लैंग्वेज एक्विजिशन की बात आती है, जहां स्लाइड में नोआम चॉम्स्की के सिद्धांत का इन्फो बॉक्स है। चॉम्स्की का LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चॉम्स्की का विचार बहुत क्रांतिकारी था। उनका मानना था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात या इनेट होती है। उनका दिमाग व्याकरण को पकड़ने के लिए पहले से ही वायर्ड होता है, बस उन्हें एक सही भाषाई वातावरण चाहिए होता है। ये बहुत ही रोचक है। अब भाषा से समाज की तरफ मुड़ते हैं। स्लाइड 5, सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक शिक्षा। यहाँ लेव विगोत्स्की और एल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांतों की तुलना की गई है। हाँ, इन दोनों पर आधारित प्रश्न हर साल परीक्षाओं में देखे जाते हैं। विगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक है, जबकि बंडूरा का सामाजिक शिक्षा पर आधारित है। अक्सर इनमें कन्फ्यूजन होता है। तो इस उलझन को कैसे दूर किया जाए? बहुत आसान है। विगोत्स्की के सिद्धांत का पूरा जोर सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन और मदद पर है। इनके सिद्धांत में 2 बड़े कीवर्ड हैं। पहला है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वो मापदंड है ना कि एक बच्चा बिना किसी मदद के स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद मिलने पर वह कहां तक पहुंच सकता है। इन दोनों के बीच का जो दायरा है। बिल्कुल, वही दायरा ZPD है। और दूसरा कीवर्ड है स्कैफोल्डिंग, जिसका अर्थ है अस्थायी सहायता। स्कैफोल्डिंग का अर्थ तो ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना। शुरुआत में हम साइकिल को पीछे से पकड़ते हैं, जो कि स्कैफोल्डिंग है, और जैसे ही बच्चा बैलेंस बनाना सीख जाता है, हम अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं। एकदम परफेक्ट उदाहरण। वहीं दूसरी तरफ बंडूरा का सिद्धांत ऑब्जर्वेशन या अवलोकन पर टिका है। उनका मशहूर बोबो डॉल प्रयोग ये साबित करता है कि बच्चे अपने रोल मॉडल की नकल करके सीखते हैं। मतलब अगर वे घर में आक्रामकता देखते हैं तो वे भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। हाँ,
अब परीक्षा के नजरिए से एक बहुत ही क्लासिक उलझन यहाँ स्पष्ट की गई है। एक रैंक अलर्ट है। वाइगॉत्स्की मानते हैं कि जब छोटे बच्चे कोई काम करते हुए खुद से बातें करते हैं, जैसे अरे ये ब्लॉक यहाँ नहीं लगेगा, तो वो प्राइवेट स्पीच है जो उनकी सोच को दिशा देता है। लेकिन बंडूरा ने इसे कुछ और कहा है। जी, इसी आत्मनिर्देशित बातचीत को बंडूरा ने सेल्फ टॉक या आत्मसंवाद का नाम दिया है। तो वाइगॉत्स्की मतलब प्राइवेट स्पीच और बंडूरा मतलब सेल्फ टॉक, ये याद रखना होगा। चलिए स्लाइड 6 पर आते हैं। ब्लूम का वर्गीकरण सीखने की प्रक्रिया को मापने का एक बहुत बड़ा ढांचा है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसमें शिक्षा के 3 मुख्य डोमेन को कैप के जरिए समझाया गया है। सी से कॉग्निटिव, ए से अफेक्टिव और पी से साइकोमोटर। कॉग्निटिव दिमाग से जुड़ा है और साइकोमोटर शरीर की गतिविधियों से। लेकिन ये जो अफेक्टिव डोमेन है, इसका वास्तविक कक्षा में क्या अर्थ है? देखिए, अफेक्टिव डोमेन का सीधा संबंध भावनाओं, दृष्टिकोण और मूल्यों के विकास से है। जैसे ये जानना कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ये कॉग्निटिव है। लेकिन पेड़ को कटने से बचाने के लिए दर्द महसूस करना और उसे बचाने का प्रयास करना, ये अफेक्टिव डोमेन का हिस्सा है। समझ गई, भावनाओं और मूल्यों से जुड़ा है। और परीक्षा के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कॉग्निटिव डोमेन का पिरामिड। नोट्स में इसके लिए RUAC ट्रिक दी गई है। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटेड और सबसे ऊपर क्रिएटिंग। इसमें एक रैंक अलर्ट भी है। जो ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण है, उसमें सबसे उच्च स्तर पर बदलाव हुआ है। बिल्कुल, पहले इवैल्यूएटिंग सबसे ऊपर था, लेकिन अब क्रिएटिंग यानी कुछ नया सृजन करना सबसे ऊपरी और जटिल कौशल माना गया है। जैसे किसी निबंध की कमियां निकालना यानी इवैल्यूएट करना आसान है, लेकिन एक बिल्कुल नया निबंध लिखना यानी क्रिएट करना सबसे उच्च स्तर की मानसिक प्रक्रिया है। एकदम सही। अब अगली स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड 7, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। अक्सर उम्मीदवार सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों को एक ही मान लेते हैं। हाँ, सांस्कृतिक कारकों में वे चीजें आती हैं जो पीढ़ियों से एक समाज की पहचान है, जैसे भाषा, पारंपरिक पहनावा, रीति रिवाज। और इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए नोट्स में एक बहुत ही शानदार की इनसाइट बॉक्स है। अक्सर पीयर प्रेशर या सहकर्मी दबाव को लेकर भ्रम होता है। जैसे जब किशोर बच्चे अपने दोस्तों के समूह में फिट बैठने के लिए क्लास बंक करते हैं, तो क्या ये सांस्कृतिक कारक है? नहीं, ये पूरी तरह से एक सामाजिक कारक है। इसका संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। शादी की रस्में मनाना सांस्कृतिक कारक है, लेकिन दोस्तों के प्रभाव में आना सामाजिक पर्यावरण है। परीक्षाओं में ये भेद अक्सर 1 नंबर का अंतर पैदा कर देता है। अब हम स्लाइड 8 पर आते हैं। असमानता और सामाजिक स्तरीकरण ये शिक्षा प्रणाली की वास्तविकताओं पर बात करती है। लिंग भेद, घर का शैक्षिक वातावरण और जाति एवं वर्ग इसके प्रमुख कारण हैं। असमानता के कारणों पर अक्सर ये भ्रम या मिथ फैलाने वाला प्रश्न आता है। पूछा जाता है कि शैक्षिक असमानता का कारण क्या नहीं है। विकल्प में आवास और मानक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली दिए होते हैं। तो क्या मानक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली असमानता का कारण नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक समान राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तो पूरे देश में समानता लाने के लिए ही बनाई जाती है। वो स्तरीकरण का कारण कैसे हो सकती है? ये एक लॉजिकल सोच है जो एग्जाम में बहुत काम आती है। स्लाइड 9 में पाठ्यचर्या सिद्धांत यानी करिकुलम प्रिंसिपल्स की बात है। यहाँ कनिंघम का एक बहुत ही मशहूर कोट दिया गया है। करिकुलम इज द टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटीरियल इन हिज स्टूडियो। ये कोट सुनने में किसी कला प्रदर्शनी की बात लगती है, लेकिन इस रूपक को समझना हर शिक्षक के लिए जरूरी है। यहाँ आर्टिस्ट से तात्पर्य शिक्षक से है, मटीरियल वो छात्र है जिसे ज्ञान से आकार दिया जाना है, और स्टूडियो वो विद्यालय है। और पाठ्यक्रम वो टूल या औजार है जिससे ये सब संभव होता है। जी, इसके साथ ही एक अच्छे पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा सिद्धांत उसका बाल केंद्रित होना है। कठोरता या रिजिडिटी कभी भी पाठ्यक्रम का गुण नहीं हो सकती। उसमें लचीलापन होना अनिवार्य है। लचीलेपन से मुझे स्लाइड 10 याद आती है। समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन। अक्सर लोगों को लगता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में दाखिला दे देना ही समावेशी शिक्षा है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। समावेशी शिक्षा का स्वर्णिम नियम ये है कि व्यवस्था बच्चे के अनुकूल बदलती है, न कि बच्चा व्यवस्था के अनुकूल। ये सिर्फ एक छत के नीचे बैठाने का नाम नहीं है, बल्कि सब एक छत के नीचे
प्लस उचित सपोर्ट सिस्टम का नाम है। मतलब संसाधनों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, सुनिश्चित किया जाता है कि हर बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार संसाधन मिले। जैसे अगर कक्षा में कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसके लिए ब्रेल लिपि का प्रबंध होना चाहिए। और आज के डिजिटल युग में तो बेहतरीन आईसीटी टूल्स मौजूद हैं, जैसे टॉकिंग बुक्स और जीपीएस स्टिक्स। परीक्षा में अक्सर इन्हीं आधुनिक उपकरणों का उदाहरण देकर पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की शिक्षा का हिस्सा हैं। ये सभी एक समावेशी कक्षा का निर्माण करते हैं। स्लाइड 11 में शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड्स पर चर्चा है। विज्ञान और गणित के लिए लेबोरेटरी मेथड को सबसे कारगर बताया गया है। हाँ, जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है। गणित में ज्यामिति के कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ बोर्ड पर समझाया जाए तो वे अमूर्त लगते हैं, लेकिन अगर बच्चों से कागज मोड़कर प्रयोग करवाए जाएं तो ज्ञान स्थायी हो जाता है। और भाषा सिखाने के लिए जेम्स आशर द्वारा विकसित टीपीआर मेथड का उल्लेख है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टीपीआर प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत असरदार है। इसमें शब्दों को शारीरिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाता है। शिक्षक कहता है स्टैंड अप, तो बच्चे सुनकर तुरंत खड़े हो जाते हैं। इससे बच्चे बिना दबाव के भाषा सीख जाते हैं। अब हम आखिरी स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड 12, शिक्षा में तकनीक। इसमें फ्लिप्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। फ्लिप्ड क्लासरूम एक बहुत ही आधुनिक विचार है। पारंपरिक कक्षाओं में शिक्षक लेक्चर देता है और बच्चे घर जाकर होमवर्क करते हैं। इसमें यह व्यवस्था पलट जाती है। यानी बच्चे घर पर वीडियो लेक्चर देखते हैं और अगले दिन स्कूल आकर होमवर्क या प्रोजेक्ट शिक्षक की मदद से करते हैं। बिल्कुल। इस हिस्से में एक आखिरी रैंक अलर्ट दिया गया है, ऑड वन आउट प्रकार के प्रश्नों के लिए। प्रोजेक्टर, लैंग्वेज लैब, टैबलेट, ये सभी आईसीटी टूल्स हैं। लेकिन ब्लैकबोर्ड, चॉक और टेक्स्ट बुक ये शिक्षा के पारंपरिक साधन हैं। परीक्षा में अक्सर इन्हें मिलाकर भटकाने की कोशिश की जाती है। तो आज हमने इस पूरे टॉपिक को डिटेल में समझा। कॉन्सेप्ट, रूल्स, एग्जाम पैटर्न और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जीवन की पहली कोशिका जाइगोट से लेकर समावेशी शिक्षा और फ्लिप्ड क्लासरूम तक। नोट्स की आखिरी स्लाइड में दी गई 10 प्रश्नों की क्विक रिवीजन इस चर्चा का बेहतरीन निचोड़ है। और नोट्स के आखिरी पन्ने पर लिखा मंत्र हमेशा याद रखना चाहिए। कंसिस्टेंसी प्लस रिवीजन इज इक्वल टू सिलेक्शन। निरंतरता और बार बार दोहराए बिना बेहतरीन ट्रिक्स भी दिमाग से निकल जाती हैं। असली सफलता ये समझने में है कि इन सिद्धांतों को असली कक्षा के बच्चों पर कैसे लागू किया जाए। बिल्कुल सही। वैसे इस चर्चा को विराम देने से पहले एक विचार है जो मनोविज्ञान और भविष्य की तकनीक से जुड़ा है। अगर समावेशी शिक्षा ये मानती है कि व्यवस्था को बच्चे के अनुकूल बदलना चाहिए और चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो क्या भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे विद्यालय के इस स्टूडियो को इतना बदल देगा कि हर बच्चे के लिए एक अलग वर्चुअल आर्टिस्ट और एक अलग करिकुलम होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। शिक्षा का भविष्य और तकनीक का ये संगम किस दिशा में जाएगा, ये देखना सच में बहुत ही दिलचस्प होगा। चलिए, आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सीखते रहिए और निरंतरता बनाए रखिए। मिलते हैं अगली डीप डाइव में।